ये हमसे सही और गलत के प्रश्न पूछे गए हैं। सही है या गलत है, इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक पूर्णांक कितना है। फिर से वही आप उदाहरण ले लीजिए। हालांकि उदाहरण से हमेशा जरूरी नहीं कि सही उत्तर आ जाए, लेकिन हम अपने को अंदाजा लग जाता है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो जो पूर्णांक है -5 आप उठा लीजिए, 2 उठा लीजिए, 0 उठा लीजिए, तो जो पूर्णांक है ये तो क्या है, पूर्णांक है। और परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या में पता है ऐसी संख्याएं जिनको आप p/q की रूप में लिख सकें, जहां पर q जो है वो शून्य ना हो। तो क्या -5 को ऐसे लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। -5 में आप 1 से भाग दे दीजिए। 1 क्या है? 1 तो एक पूर्णांक है, -5 भी एक पूर्णांक है, और इसका मान जो है -5 ही रहेगा। ठीक है, इसका मतलब ये यहाँ के लिए तो सही हो गया। क्या शून्य के लिए सही है? शून्य में आप किसी भी संख्या से भाग दे दीजिए, शून्य ही रहेगा। शून्य में आप किसी भी संख्या से भाग देंगे तो शून्य ही रहेगा। अच्छा, इसको फिर से उसी तरह से करके देख लेते हैं, क्योंकि ये आ गया है इस तरह से बताते हुए, इसलिए मैं बता देता हूँ कि 0/4 का मतलब क्या हुआ कि 4 को कितनी बार जोड़ा जाए कि वो शून्य हो जाए। अब 4 को अगर आप एक बार भी जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 बार जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 3 बार जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। लेकिन 4 को 0 बार जोड़ेंगे, इसका मतलब 4 को आपने लिखा ही नहीं है। ठीक, लिखा ही नहीं, गायब कर दिया, तब क्या हो जाएगा? तब उसका जो मान है वो शून्य आएगा। ठीक है, इसीलिए किसी भी संख्या से अगर शून्य में भाग देते हैं तो हमें हमेशा शून्य मिलता है। ठीक, तो अब ये तो अपना साइड का काम हो गया जो मैंने अभी पीछे डिस्कस किया था, इसलिए इसको बता दिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि शून्य को भी आप परिमेय संख्या के रूप में लिख पा रहे हैं। अब क्या 2 है, 2 को भी करके देख लेते हैं। 2 को लिख पा रहे हैं क्या? तो 2 के लिए देखते हैं। 2 है, 2/1 कर दीजिए। पूर्णांक के केस में तो इतना आसान है परिमेय संख्या के रूप में लिखना, आपको कुछ नहीं करना, बस बटे 1 कर दीजिए, तो ये 2 हो गया। क्योंकि बटे 1 जो है ना, ये भी तो एक पूर्णांक है, 2 भी एक पूर्णांक है, और 1 जो है वो शून्य के बराबर तो है नहीं। इसका मतलब p/q, जहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू 0, q शून्य के बराबर नहीं है, इस शर्त को माना भी जा रहा है। ये शर्त जो है वो मानी जा रही है, और इस वजह से यहाँ पर यह बात में सही प्रतीत हो रही है कि प्रत्येक पूर्णांक जो है वो एक परिमेय संख्या भी होता है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। अच्छा, अब एकदम बात पलट दी है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या में यहाँ पे 0 है, यहाँ पर 1 है। अब ये परिमेय संख्या 1 है, 1/2। ठीक, तो 1/2 है वो एक परिमेय संख्या तो है। क्यों? क्योंकि ये भी पूर्णांक है, अंश भी, और हर भी पूर्णांक है, और हर है वो 0 के बराबर नहीं है। मैं आगे नहीं रिपीट करूंगा, लेकिन अभी इसलिए बता रहा हूँ ना, जिससे कि आपको एक बार दिमाग में बैठ जाए कि जो भी परिमेय संख्या होती है वो p/q की अवस्था में होती है, जहाँ पर q जो है वो 0 के बराबर ना हो। ठीक है, तो अभी हुआ क्या कि 1/2 को हम चेक करते हैं। क्यों? हमको ये तो पूछा गया कि पूर्णांक है या नहीं है। ये तो सीधा पूर्णांक है, और ये भी पूर्णांक है सीधा। तो कोई दूसरा उठाते हैं जो पूर्णांक ना हो, ऐसी परिमेय संख्या ले ली। अब बोला गया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक भी होती है, तो ये पूर्णांक तो नहीं है, 1/2 है, ये 1 का आधा है, ना तो 0 पर आ रहा है ना 1 पर आ रहा है। 0 और 1 के बीच में कोई पूर्णांक है ही नहीं, एक पूर्णांक 0 है और एक 1 है। फिर अगला आपको सीधा 2 मिलेगा, और इससे पहले जो है वो -1 मिलेगा पूर्णांक। इसका मतलब ये जो वाक्य है वो हो गया गलत। ठीक, अब समझ लीजिए, ये सब तो मैंने आपको एक एक करके दिखा दिया। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको अगर समझ में आ गया तो आप इस तरह का एक भी क्वेश्चन ना तो गलत करेंगे और ना ही आपको कभी कंफ्यूजन होगा। क्या है वो? हमने बनाया n मतलब प्राकृतिक संख्याओं का एक गोला। इस गोले के अंदर वो सब कुछ है जो प्राकृतिक संख्याओं में आता है, सारी प्राकृतिक संख्याएं इस गोले में आ जाती हैं। इस गोले में आपने एक और चीज भर दी। क्या भर दिया? 0। अब ये जो नया गोला बना है ना, ये आपका हो गया कौन सा गोला? इसका नाम बदल गया, ये हो गया पूर्ण संख्याओं का गोला। क्यों? क्योंकि सारी प्राकृतिक संख्याएं प्लस 0, ये क्या हो जाता है, ये जो सेट है, ये जो ग्रुप है, उसको बोल देते हैं पूर्ण संख्याएं। अब इन सभी पूर्ण संख्याओं में आपने सारे ऋणात्मक पूर्णांक और जोड़ दिए। ठीक, तो ये क्या बन गया? ये जो बन गया है आपका, इसको हम लोग बोल देते हैं पूर्णांक। सारे पूर्णांक आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी n हैं वो सारे के सारे देखिए w के अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? w तो बहुत बड़ा है, उससे छोटा है n। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सारी की सारी पूर्ण संख्याएं भी होंगी। लेकिन सारी पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक संख्या होंगी? नहीं। क्यों? क्योंकि 0 एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है। ऐसे ही जब आप पूर्णांक में आ जाएंगे तो जितने भी w हैं, यानी कि जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं, वो सारी की सारी देखो z के अंदर ही तो आ रही हैं। z इतना बड़ा है, ये है z। ठीक,
इतना बड़ा z है, तो z के अंदर सारे के सारे w आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सारे पूर्णांक हैं उनके अंदर सारी की सारी पूर्ण संख्याएं आ जाती हैं। यानी कि पूर्ण संख्याएं वो छोटा समूह है, उसमें आप कुछ और डालेंगे, कुछ और एलिमेंट्स जोड़ेंगे, कुछ और अवयव जोड़ेंगे, तब जाके आपको पूर्णांक मिलेंगे। ठीक, तो इस वजह से ये जो सारे पूर्णांक हैं वो इंक्लूड करते हैं w को। लेकिन क्या सारे w जो है वो z भी इंक्लूड करते हैं? नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ शून्य से आप 1 2 ऐसे करके स्टार्ट करेंगे। एक भी जो ऋणात्मक पूर्णांक है वो देखिए w के बाहर है। जितने भी ये जो जगह है ना, यहाँ पे क्या आ रहे होंगे? ऋणात्मक पूर्णांक आ रहे होंगे। तो जितने भी ऋणात्मक पूर्णांक हैं वो सारे के सारे w के बाहर, यानी कि पूर्ण संख्याओं के बाहर हैं। तो जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि n सबसे छोटा है, उससे ज़्यादा बड़ा w है, और w पूरा का पूरा z के अंदर आता है, और पूरा का पूरा जो z है वो आपका q के अंदर आ जाता है। और q क्या है आपको याद है? q है परिमेय संख्याएं। और इसके बाद जो अगला आएगा मैं आपको वो भी आगे बता दूंगा। मैं अभी अब बता देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि बना ही दिया है। तो इसके बाहर आ जाता है हम लोगों का r मतलब रियल नंबर्स। तो रियल का मतलब क्या होता है? वास्तविक। तो क्या कुछ ऐसी अवास्तविक संख्याएं भी होती हैं? हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको। लेकिन ये आप हमेशा अगर समझ गए ना इस चीज़ को जो मैंने अभी आपको बताया है, तो फिर आप कहीं गलतियां नहीं करेंगे। अब एक तरह का जो प्रश्न है आया करता है हमारे बोर्ड एग्जाम्स में, वो होता है कि 3 और 5 कोई दो हमको परिमेय संख्या दे दी हैं और बोला गया है कि इसके बीच में आप 5 या 4 या जितनी भी संख्याएं हैं वो ज्ञात करिए। तो आपने कहा कि सर 3 ये है, 5 ये है, इसके एकदम बीचों बीच में हम अगर संख्या निकालेंगे तो 3 और 5 के बिल्कुल बीचों बीच में क्या आता है? 4। तो 4 निकला कैसे? जो भी संख्या हमें दे रखी हैं, 3 दे रखा था, 5 दे रखा था, उनको जोड़ा और उनको हमने औसत निकाल दिया। तो 2 से उसको विभाजित कर देंगे तो हमें इसका जो भी बिंदु है मिल जाएगा। अब 3 और 4 के बीच की संख्या निकालनी है, तो हम 3 और 4 को जोड़ेंगे और उसको आधा कर देंगे तो ये 3.5 हो जाएगा। 4 और 5 को जोड़ेंगे, उसका आधा कर देंगे तो 4.5 हो जाएगा। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें 3 और 5 के बीच में कुल मिलाकर के 5 संख्या निकालनी है। अभी तक हमें सिर्फ 3 निकालनी है। तो अब क्या कर सकते हैं? या तो हम 3 और 3.5 के बीच का निकाल लें, या चाहे तो 3.5 और 4 के बीच का निकाल लें, या चाहे तो आप 4 और 4.5 के बीच की संख्या निकाल लें। कुल मिलाकर अभी आपको 2 संख्या और निकालनी है। मान लीजिए कि हम 3 और 3.5 के बीच की संख्या निकालते हैं, तो ये जो संख्या मिलेगी आपको कैसे निकालेंगे? 3 + 3.5, दोनों को जोड़ दिया और दोनों का औसत करने के लिए 1/2 से गुणा कर दिया या 2 से भाग कर दिया, तो ये आपको मिल जाएगा 3.25। ऐसे ही यहाँ पर जो आपको संख्या मिलेगी वो मिल जाएगी आपको 4.25। ठीक, अब क्या हो गया? अब आपको कुल मिलाकर के 5 संख्या मिल गई हैं। कौन कौन सी संख्या मिल गई हैं? ये और ये। ठीक, इसी को हम दूसरे तरह से भी हल कर सकते हैं। वो कौन सा तरीका है बताता हूं। आपको कितनी संख्या निकालनी है? 5 निकालनी है। ठीक है, और इन दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो कितना है? 2 है। ठीक, संख्या निकालनी है 5, अंतर है 2। तो आप क्या करेंगे? इस संख्या को जो 3 है, अगर किसी भी संख्या में आप 1 से गुणा करेंगे तो संख्या उतनी रहती है ना? बिल्कुल उतनी रहती है, सबको पता है। लेकिन 3 में अगर आप 2/2 से गुणा करेंगे तो क्या उतनी रहेगी? अभी भी उतनी रहेगी, क्योंकि 2/2 तो एक ही है। तो यहाँ पर हो क्या जाएगा? रहेगी तो 3, लेकिन इसका रूप बदल जाएगा, ये 6/2 की तरह दिखने लग जाएगा। ठीक है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं मैं अभी आपको समझा दूंगा। ऐसे 5 को अगर आप कर देंगे तो 5 को अगर आपने 2 से गुणा किया और 2 से भाग किया तो क्या हो जाएगा? 10/2 हो जाएगा। तो इसी को जो 3 और 5 लिखा हुआ था, इसको आप कहेंगे सर अब 3 और 5 की जगह हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर ये 6/2 हो गया और ये 10/2 हो गया। वेरी गुड। अब आप कहेंगे सर 6/2 क्यों लिख रहे हैं? इसको हम कुछ और भी तो लिख सकते हैं। मैं कहता हूँ क्या लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर दोनों में फिर से 2 से ऊपर भी गुणा किया, 2 से नीचे भी गुणा कर दिया। तो कहते हैं ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे हो जाएगा 12/4, यहाँ पर हो जाएगा 20/4। बिल्कुल सही। तो ऐसा क्यों किया? ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि जब हमारे पास कोई 2 ऐसे भिन्ने आ जाएं जिन भिन्नों में हर है वो समान हो, तो हमें उनके बीच के कोई भी अंक लिखने में कोई तकलीफ नहीं होती है। क्यों? ऊपर 12 है, यहाँ 20 है, कोई भी 5 अंक आप लिख दीजिए। आपने लिख दिया 13/4, 14/4, 15/4, 16/4 और 17/4। ये आपको 5 ऐसी संख्याएं मिल गई जो सारी की सारी संख्याएं 20/4 और 12/4 के बीच में। और ध्यान रखिएगा 20/4 का मतलब क्या हुआ? 5। 12/4 का मतलब क्या हुआ? 3। तो यहाँ पर हमें एक ही झटके में, हमें एक बार शुरू में थोड़ी सी मेहनत करनी है, उसके बाद से एक ही झटके में पूरा उत्तर जो है मिल जाता है। तो ये भी एक तरीका है निकालने का
इस वाले तरीके में हम क्या कर रहे थे, कौन सा, ये वाला जो तरीका, इसमें हम क्या कर रहे थे, हम दोनों को जोड़ रहे थे, a प्लस बी बटे 2 कर दिया। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने दोनों में n अपॉन n, n कोई भी संख्या हो सकती है, उससे गुणा किया, आपको a दे रखा था तो आपको मिल जाएगा a n अपॉन n, ऐसे आपको मिल जाएगा b n अपॉन n। तो a n अपॉन n और b n अपॉन n में यहाँ से आप जो भी संख्याएं हैं वो लिखते चले जाएंगे, जितनी भी संख्या आपसे पूछी गई हैं आप उतनी कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों तरीके आपको आ गए, ठीक है। इसमें किसी को डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में लिख करके बताइएगा, मैं इसको एक बार फिर से आपके लिए एक्सप्लेन कर दूंगा अलग से। तो अब हमसे पूछा क्या गया है कि 3 और 5 के बीच में आपको संख्याएं बतानी है। कितनी संख्या बतानी है, 5। तो आपको पता है कि 3 से कुछ भी आप बड़ा लिखोगे 3.1 वो भी बीच में आएगा, तो आप 3.2 भी लिख देंगे, वो यहाँ पे कहीं आ जाएगा। 3.3 भी लिख सकते हैं, 3.4 भी लिख सकते हैं, 3.5 भी लिख सकते हैं। ये पाँचों की पाँचों ऐसी संख्याएं हैं जो 3 और 5 दोनों के बीच में ही तो आ रही हैं। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप सीधे सीधे भी लिख सकते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे मान लीजिए अभी 3 और 5 तो फिर भी आसान है। मान लीजिए मैंने बोला कि 100 और 100.1 के बीच में 3 संख्या बताओ, मैं कहूँगा ठीक है कोई बात नहीं, 100.02, 100.04, 100.06, 3 संख्याएं हो गई, मैंने तुरंत लिख दिया। ना कुछ कैलकुलेशन की ज़रूरत है, ना कुछ करने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे अध्यापक गण जो हैं कुछ खास तौर से जब बोर्ड की कॉपी चेक हो रही होती हैं तो वो इस तरह की चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि शायद तो उनको समझ नहीं है, या फिर उन्होंने वही सोचा हुआ है कि जो किताब में दे रखा है उतना ही सही माना जाएगा, वही तरीका सही माना जाएगा। तो आप भी यही वाला तरीका करिएगा जो मैंने पहले बताया था, ठीक है। तो ये हम लोग कर चुके हैं, अब हम लोग चलते हैं आगे। किन्हीं भी दो दिए गए परमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से कई परमेय संख्याएं होती हैं। अच्छा, ये एक फाइंडिंग है। फाइंडिंग का मतलब क्या हुआ, ये हमें प्राप्त हुआ। प्राप्त कैसे हुआ, आप चलिए वापस, यहाँ पे जो भी हमें संख्या मिली थी वो 3.25 मिली थी, 3.5, 4, 4.25 और 4.5। ये सारी की सारी संख्याएं क्या हैं, परमेय हैं कि नहीं है। क्यों है परमेय, क्योंकि आपने एक तो पहली संख्या में दूसरी संख्या को जोड़ा और फिर आपने 2 से विभाजित किया। 2 तो हमेशा ही पूर्णांक है और साथ में अशून्य पूर्णांक है, शून्य तो है नहीं। और इस वजह से जो नीचे का संख्या है वो तो हमेशा ही पूर्णांक बन रही है। ऊपर यहाँ पे पूर्णांक नहीं भी आ रहा है तो आप क्या करेंगे, फिर से इसमें 2 से गुणा कर देंगे, फिर नीचे 2 से गुणा कर देंगे, तो नीचे वाला भी शून्य नहीं होगा, क्यों भी शून्य नहीं होगा, और p जो है वो आपको पूर्णांक मिल जाएगा। तो सारी की सारी जो संख्याएं हैं वो p/q के फॉर्म में लिखी जा सकती हैं। यहाँ पे तो हमने स्टार्टिंग ही ऐसे की थी, पहले हमने हर दोनों का बराबर कर लिया, फिर हम ऊपर एक एक बढ़ाते चले गए, नीचे हर उसी को रखा। तो यहाँ पर तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि ये p/q के फॉर्म में है। इसका मतलब क्या हुआ कि यही बात जो है वो यहाँ पर इन्होंने लिख दी है। इन्होंने क्या बोला है कि दो दिए गए परमाणु संख्या के बीच परमाणु संख्याएं होती हैं, और कितनी होती है, अपरिमित। अपरिमित मतलब बहुत सारी, कितनी भी। ऐसा क्यों इन्होंने लिख दिया है, ऐसा इसलिए लिख दिया है क्योंकि मान लीजिए ये आपकी एक संख्या रेखा है जिसमें यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2, ठीक। अब मैंने पूछा इसके बीच में आप 100 संख्या निकालिए, आप कहेंगे सर 100 निकालते निकालते तो 3 घंटे का पूरा पेपर खत्म हो जाएगा, है ना। इसलिए ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। हमारा जो क्वेश्चन पेपर आता है वो हमारी अंडरस्टैंडिंग पर आता है, हमें समझ हुई है या नहीं हुई है। लेकिन फिर भी इसको जल्दी जल्दी करके देखते हैं। ये 1.5 हो जाएगा। अब 1 से 1.5 के बीच में निकालना है तो यहाँ पर 1.25 आ जाएगा। फिर इन दोनों के बीच में निकालना है तो क्या आ जाएगा, 1.125 आ जाएगा। फिर इन दोनों के बीच में निकालना है तो क्या आ जाएगा, 1.0625 ये आ जाएगा। ऐसे निकलता चला जाएगा। यहाँ पर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1.03125, ठीक। ऐसे ही संख्या निकलती चली जाएंगी। ऐसे ही आप आगे निकालेंगे तो यहाँ पे 1.75 आ जाएगा, फिर यहाँ पे निकालेंगे तो वहाँ पे 1.875 आ जाएगा। तो बात है कि किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में जब आप निकालेंगे ना तो आप कर क्या रहे हैं, उनके बीचों बीच की संख्या निकालेंगे, करते क्या है, जो भी संख्या दे रखी है ये संख्या और ये संख्या दोनों को जोड़ दिया और दोनों को 2 से भाग कर दिया। जोड़ने के बाद a प्लस बी को 2 से भाग कर दिया, यही तो किया यहाँ पर। तो कभी भी ये करेंगे तो इन दोनों के बीच की संख्या मिलेगी, फिर आप इन दोनों का करेंगे तो इनके बीच की मिल जाएगी, फिर इन दोनों का करेंगे तो इनके बीच की मिल जाएगी। इसी को जो आप जूम इन करके देख लेंगे तो फिर आप इन दोनों के बीच का यहाँ का पॉइंट लेंगे तो फिर हमें इन दोनों के बीच की मिल जाएगी, फिर इन दोनों के बीच करेंगे तो हमें यहाँ के कहीं मिल जाएगी। तो ये मिलती चली जाएगी, ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि खत्म हो जाए। इसका मतलब इस तरह की कितनी संख्याएं होंगी, तो संख्याएं होंगी असंख्य। कितनी, असंख्य। और इसीलिए असंख्य कोई दूसरा नाम होता है जिसको कहीं से भी सीमित ना किया जा सके, तो उसको बोलते हैं अपरिमित, ठीक। अपरिमित संख्याएं मिलेंगी, असंख्य मिलेंगी या इन्फिनिटी मिलेंगी। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, ये आपकी फाइंडिंग है कि किन्हीं भी दी गई दो परमेय संख्याओं के बीच में, दो परमेय संख्या एक थी एक दूसरी थी 2,
इनके बीच में हमें अनंत और परमेय संख्या मिलती हैं। ये सारी की सारी परमेय संख्याएं क्यों हैं? क्योंकि आपने एक से दूसरी संख्या जोड़ी और 2 से विभाजित किया। ठीक है, तो ये तो पूर्णांक है और अशून्य पूर्णांक है, नॉन जीरो इंटीजर है। ठीक है, तो ये जैसे ही आपको मिल गया तो आप समझ जाएंगे कि आप अनंत परमेय संख्याएं किन्हीं भी 2 परमेय संख्याओं के बीच में ढूंढ सकते हैं। मैं एक बार फिर से ये चीज़ समझा इसलिए दे रहा हूँ कि लोग जो हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। हम अनंत संख्याओं की बात बेटा नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर एक परमेय संख्या है और यहाँ पर दूसरी परमेय संख्या है। ठीक, एक परमेय संख्या 1, एक परमेय संख्या 2 है। इनके बीच में हमें अनंत संख्याएं तो मिलेंगी ही। कैसी मिलेंगी? अनंत क्या? संख्याएं, हाँ निश्चित रूप से, लेकिन साथ में कैसी अनंत संख्याएं? परिमेय अनंत संख्याएं। ठीक, ये यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। जिसको भी ना समझ में आया हो बताए, अब आ जाना चाहिए सभी को समझ में। और यहाँ पर देखिए फिर से एक बात समझिए, मैंने बोला यहाँ पर आ जाना चाहिए सभी को समझ में। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको समझ में नहीं आया उसमें कोई कमी है। कोई भी दुनिया में आपको कभी भी ये बोले कि आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए और अगर आपको नहीं समझ में आई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमज़ोर हैं। आपने हो सकता है कि उस चीज़ को उतने ध्यान से ना सुना हो, या हो सकता है कि आपने पहली बार सुना है, या हो सकता है कि आपने उससे पहले जो चीज़ पढ़नी चाहिए थी वो शायद किसी कारणवश ठीक से नहीं पढ़ी है। तो कभी भी आपको कोई कुछ भी बोले कि आपको ये बात सही से समझ में क्यों नहीं आ रही है या आपको समझ में आ जानी चाहिए तभी तक कैसे नहीं समझ में आई, आप मूर्ख हैं क्या, तो आप उनको बोलिएगा कुछ नहीं। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि दुनिया में जो सबसे बड़े साइंटिस्ट भी हुए हैं ना, चाहे आइंस्टीन को आप उठा लीजिए, वो भी जब जन्म लेकर के आए थे तो उनको बोलना भी नहीं आता था। ठीक है, हम सब कुछ इसी दुनिया में आकर के सीखते हैं। आप भी इसी दुनिया में आकर के सीख रहे हैं। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई है, आप फिर से प्रयत्न करेंगे, आपको निश्चित रूप से समझ में आएगी। जब तक नहीं समझ में आ रही है आप प्रयत्न करते रहिए, आपको एक ना एक दिन आ जाएगी। जो लोग ये बोलते हैं कि आपको समझ में नहीं आई है, आपको कभी नहीं आएगी, उनकी बातों पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप उनको भला बुरा ना कहें, लेकिन आप अपने कर्म को निरंतर जारी रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, आपके अपने चैनल अपनी क्लास को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।